Assalamu alaikum dear students. Today I am here with the another mock test जिसमें हम कुछ important questions को discuss करेंगे आपके साथ। तो हमारे पास पहला question है why the aqueous solution of ammonium chloride is acidic। अमोनियम क्लोराइड का aqueous solution acidic क्यों होता है? अमोनियम क्लोराइड बेसिकली एक साल्ट है जो कि बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के कम्बिनेशन से। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। ये हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि बनने वाले साल्ट में वीक बेस का अमोनियम पार्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्लोराइड पार्ट मौजूद है। अब आपने एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। वो क्या है कि अगर आपके पास एसिड स्ट्रॉन्ग होता है ना तो उसकी कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उस जब वो हाइड्रोजन आयन लूज़ कर देगा, अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा, अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर देगा, तो बनने वाला क्लोराइड आयन जो कि कॉन्जुगेट बेस है वो एक वीक बेस होगी। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वो अपना हाइड्रोक्सल आयन लूज़ कर देती है तो बनने वाला अमोनियम आयन जो कि कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा क्या? अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो एक अमोनियम आयन है, एक क्लोराइड आयन है, जिसे हमने डिस्कस किया है एज अ conjugate acid and the conjugate base. Ammonium ion is the conjugate acid while the chloride ion is the conjugate base. जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो अमोनियम आयन क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है तो ये वाटर के हाइड्रोक्सल आयन को इस्तेमाल करके हाइड्रोलाइज हो जाएगा। जब वाटर के हाइड्रोक्सल आयन यूज़ हो जाएंगे, क्लोराइड एक वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड की, तो क्लोराइड हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो एज अ रिज़ल्ट प्योर वाटर में जहाँ पे पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन बराबर थी, अब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन आयन तो यूटिलाइज नहीं हो रहे, सिर्फ हाइड्रोक्सल आयन अमोनियम आयन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि अमोनियम आयन स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड है और वो हाइड्रोक्सल आयन को एक्सेप्ट करके अपना एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। पीछे आपके पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है, चाहे वो बहुत लिटल हो लेकिन वो पीएच को चेंज कर देता है, तो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपके पास एसिडिक होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, सिंपली स्टेटमेंट पूछी हुई है लॉ ऑफ मैस सेक्शन की। लॉ ऑफ मैस सेक्शन की स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या? रेट, अगर आप इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं तो रेट बिकम्स इक्वल टू द के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसनट्रेशन ऑफ बी। स्केयर ब्रैकेट्स में अगर ए लिखा हो तो इसका मतलब है ए रिएक्टेंट ए की कंसनट्रेशन और स्केयर ब्रैकेट में लिखा हुआ बी रिएक्टेंट बी की कंसनट्रेशन है। के को रेट कांस्टेंट कहते हैं और रेट वैसे ही लेफ्ट साइड पे वैसे ही रेट है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में और रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस करें। तो स्टूडेंट्स रेट पहले सिंपल सी चीज़ है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। रेट रिएक्शन का क्या होता है? रेट एक्चुअली बताता है आपको कि रिएक्टर्स कितनी तेज़ी से प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसे आप तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। रिएक्टर्स कितनी तेज़ी से कम हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसे आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे आप मोल पर लीटर पर सेकंड की टर्म में मेजर करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझने के लिए पहले रेट ऑफ रिएक्शन का पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने रेट को पहले डिफाइन कर दिया क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बताता है कि किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के तब्दील होने से रेट पे क्या अफेक्ट होता है। व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर है। ऑर्डर आपके पास ज़ीरो ऑर्डर भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर भी होता है, सेकंड ऑर्डर भी होता है, 1.5 ऑर्डर भी होता है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिनमें रेट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्केयर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। अब जो सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिफरेंट फैक्टर से इफेक्ट होता है, टेम्परेचर से, सरफेस एरिया से, कैटलिस्ट से। टेम्परेचर बढ़ाने से या सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का बढ़ाने से रेट बढ़ता है, कैटलिस्ट के एडिशन से भी रेट बढ़ता है।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन है बफर कैपेसिटी को डिफाइन करें और हेंडरसन इक्वेशन लिखें एसिडिक बफर्स के लिए। अब बफर कैपेसिटी होती क्या? बफर कैपेसिटी एक्चुअली मेजरमेंट है कि कितना ज़्यादा कोई बफर पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे स्मॉल अमाउंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ज़्यादा अमाउंट में एसिड या बेस ऐड किया जाता है तो बफर इटसेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाता है और अपना कोई फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं रहता। बफर कैपेसिटी को आप कैसे डिटर्मिन कर सकते हैं? आपको अगर कंसंट्रेशन पता हो बफर कंपोनेंट्स की और पी के ए पता हो। हेंडरसन इक्वेशन क्या है? पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। नेक्स्ट है एक साल्ट ब्रिज किस तरह से सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। एक्चुअली साल्ट ब्रिज क्या है? एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। वो पोरस परमिएबल मेम्ब्रेन करती क्या है कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट मौजूद होता है, और जब आपके पास वो दो हाफ सेल्स जो गैल्वानिक सेल में आपस में कनेक्ट होते हैं, वो दोनों हाफ सेल्स आयंस को मेंटेन रखते हैं ताकि चार्ज ड्रॉप ना हो और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन स्टॉप ना हो। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन स्टॉप हो जाती है अगर आपके पास आयंस की कंसंट्रेशन कहीं किसी एक हाफ सेल में ख़त्म हो जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटालिटिक पॉइजनिंग भी इसे कहते हैं। एक एग्जांपल देनी है। कैटलिस्ट की पॉइजनिंग, एक्चुअली कैटालिटिक पॉइजनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं। कैसे? किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को इस्तेमाल करके। अब इसके डिफरेंट तरीके हैं कि आप क्या करते हैं, किसी भी पॉइजन को कैटलिस्ट के सरफेस पर एब्जॉर्ब करा देते हैं, वो कैटलिस्ट की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है ताकि कैटलिस्ट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म ना करे। अब आप प्लाटिनम की अगर पॉइजनिंग करना चाहते हैं तो आप लेड को एज अ पॉइजन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोमोटर और ऑटो कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस है? डिफाइन करते हैं ज़रा। प्रोमोटर वो सब्सटेंसेस होती हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इन्हांस करती हैं, इंप्रूव करती हैं। प्रोमोटर्स खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते रिएक्शन में, लेकिन कैटलिस्ट की सरफेस को अल्टर कर देते हैं। इस तरह से अल्टर करते हैं कि कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए। जबकि ऑटो कैटलिस्ट क्या होते हैं? एक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि रिएक्शन मीडियम में प्रोड्यूस हो रहे हैं और ख़ुद ब खुद कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। अब हैबर्स प्रोसेस में आपके पास प्रोमोटर कौन सा होता है? मोलिब्डेनम जो है वो आयरन के साथ एज अ प्रोमोटर काम करता है। और ऑटो कैटलिस्ट क्या है कि जब आप इथाइलिन की पॉलीमराइजेशन करा रहे हैं तो जो पॉलीइथाइलिन बन रही है वो कैटलिस्ट के तौर पे काम करेगी। स्टूडेंट्स हाफ लाइफ मेथड को आप कैसे यूज़ करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन करने के लिए? तो हाफ लाइफ मेथड का पहले तो पता होना चाहिए कि वो टाइम जिसमें किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हाफ रह जाती है, ओरिजिनल से हाफ रह जाती है। अब आप ऑर्डर को कैसे यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं? आप हाफ लाइफ्स को डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हाफ लाइफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहती है, मतलब डिपेंड नहीं करती इनिशियल कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से मालूम कर सकते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से तब भी मालूम कर सकते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट्स में आयनिक स्पीशीज़ बन रही हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और प्रोडक्ट में आयनिक स्पीशीज़ बन रही है तो आयंस की तादाद रिएक्शन मिक्सचर में या सोल्यूशन में बढ़ती जाती है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि कंडक्टिविटी जो आप मेजर कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि आयन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है कि रिएक्शन ऑब्वियसली सीज़ होने पर आ जाता है। जब रिएक्शन सीज हो जाता है या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो अब फर्दर आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती, तो कंडक्टिविटी जो है उसकी जो वैल्यू होती है वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइम पे कैसे डिफरेंट था, कब रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा था और कब कम था। लेकिन ये मेथड सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब आपके पास प्रोडक्ट में आयंस जनरेट हो रहे हों। अगला है कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आपने फार्मूला भी लिखना है। तो पीएच क्या है? पीएच एक्चुअली आपको किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी बताती है। इससे आप डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। पीएच का जो स्केल है वो 0 से 14 तक होता है। 14 पे न्यूट्रल होती है। पीएच जब यूनिट 7 हो तो वो न्यूट्रल होता है। पीएच लेस देन 7 हो तो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक होता है। फार्मूला क्या है कि पीएच आपके पास बराबर है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन के। इससे आप हेंडरसन इक्वेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ तब भी होती हैं जब आपका सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो और सोल्यूशन डाइल्यूट हो। ये कंडीशंस ओबे करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस वो
सोल्यूट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट्स वो सब्सटेंसेस हैं कि जो सोल्यूशन में जाके ना तो आयनाइज होती हैं ना डिसोसिएट होती हैं। जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट को किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो जितने आपने सोल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए हैं सोल्यूशन बनने के बाद, सोल्यूट के पार्टिकल्स पे, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो डिसोसिएट ही नहीं हुए अपने आयंस में, क्योंकि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब वो डिसोसिएट नहीं हुए, मज़ीद कोई आयंस नहीं बने, तो इसका मतलब है कि सोल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कांस्टेंट रही है जो इनिशियली आपने ऐड किए थे सोल्यूशन बनने के बाद। तो इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ तो असरअंदाज होती हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से इन्फ्लुएंस होती हैं। तो जब नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स सेम रहेंगे तो ये आप एग्जैक्टली स्टडी कर सकते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को। दूसरा ये कि सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा इसका मतलब है कि सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद सॉल्वेंट में उतनी कम है। जब सोल्यूट के पार्टिकल्स की तादाद कम होगी तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे असरअंदाज नहीं होंगे। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर सकते हैं आप। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ 3 है: लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज मॉक टेस्ट, जिसमें हमने बहुत शॉर्ट टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। स्टूडेंट्स से स्टे कनेक्टेड, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू है तो आपकी प्रिपरेशन, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। आपका कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके कोई कॉन्सेप्ट्स जो क्लियर ना हो रहे हो, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा ताकि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उन्हें कवर किया जा सके। विश यू गुड लक, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।